हेलो एवरीवन। फर्स्ट रिवीजन के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का महान्यायवादी है जो सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है या नहीं, तो ये सभी न्यायालय में सुनवाई करने का इसको अधिकार है। ठीक है। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही यह पद धारण करता है। मतलब पश्चात पर्यंत मतलब ये है, इसका तात्पर्य कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्यता की बात करें तो योग्यता है भारत का महान्यायवादी किसको नियुक्त किया जाएगा, तो जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है, जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए होती है वही योग्यता महान्यायवादी के लिए होती है। अर्थात ये है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। ठीक है। या ये है कि किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। यह नोट है कि भारत का महान्यायवादी जो है वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह है कि वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। और ये अनुच्छेद 88 के द्वारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महान्यायवादी जो है वो संसद का सदस्य तो नहीं होता है, इसलिए उसको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह संसद में बोल सकता है। ठीक है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि भारतीय महान्यायवादी जो संसद का सदस्य नहीं होता है और लेकिन संसद में बोल सकता है, बोलने का अधिकार है, और इसको संसद सदस्य की तरह ही भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में। तो इनके कार्यकाल संविधान द्वारा तो निश्चित नहीं किया गया है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त, अगर उसको लग रहा है कि मुझे त्यागपत्र देना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार, तो दे सकता है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि संविधान में तो उसको हटाने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है महान्यायवादी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो उसे भी बदल दिया जाता है, किसको? महान्यायवादी को। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति जो होती है महान्यायवादी की वो सरकार की सिफारिश से ही होती है। ठीक है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। पारिश्रमिक मतलब कि उसकी सैलरी तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। मतलब राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं कि उनको कितना वेतन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। महान्यायवादी जो है केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। तो इसको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो महान्यायवादी है वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, और सरकारी स्तर पर जो विधिक मामला है, ठीक है, उसको देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में अलग से एक विधि मंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी को कार्य सौंपता है। तो क्या क्या कार्य करना है ये राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को बताता है कि क्या आपको काम करना है। तो पहला कार्य है ये कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ठीक है। सेकंड है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। थर्ड है कि सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अब हम बात करें महान्यायवादी की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशन क्या क्या है, तो वो देखते हैं। तो वह भारत सरकार के खिलाफ
कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। ठीक है, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर सकता, यह भी ध्यान में रखना है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण भी नहीं कर सकता, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने देखा भारत का महान्यायवादी के बारे में। तो इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।